देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। 60 मिनट 60 खबरों की शुरुआत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े ने एक महिला वकील की याचिका पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि अब समय आ गया है कि महिलाओं को भी सीजीआई होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी तरफ से कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। दरअसल ये बयान हाल ही में दायर एक महिला वकील की याचिका पर दिया गया, जिसमें वकील ने हाई कोर्ट ने जजों के पद पर महिलाओं की उचित भागीदारी की मांग की है। उनका कहना है कि महिलाओं का अनुपात ज्यूडिशरी में मात्र 11% है, जो कि बहुत कम है। सुप्रीम कोर्ट के बीते 31 सालों में कामकाज में 247 जजों में से सिर्फ 8 महिलाएं थी। मौजूदा समय में जस्टिस इंदिरा बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में अकेली जज हैं। पहली महिला जज फातिमा बीवी थी, जो 1987 में नियुक्त हुई थी। याचिका दायर करने वाली महिला वकील का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही महिला वकीलों को जज पद तक के लिए चुनना चाहिए। दरअसल हाई कोर्ट में पेंडिंग मामलों को निपटाने के लिए एडहॉक जजों को नियुक्त करने के मामले के दौरान महिला वकीलों की तरफ से दाखिल याचिका पर सीजीआई ने नोटिस जारी करने से मना किया था। याचिका में मांग की गई है कि मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर में संशोधन करके महिला जज को नियुक्त करने की व्यवस्था की जाए। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान रैलियों और रोड शो में कोविड-19 नियमों का पालन न करने को लेकर तरह तरह की अटकलें लगातार लगाई जा रही हैं। कोलकाता हाई कोर्ट ने भी 2 दिन पहले सख्ती भरा रुख दिखाया था। तमाम तरह की याचिकाओं के बीच में चुनाव आयोग ने गुरुवार को साफ कर दिया कि बंगाल में बचे हुए चुनाव एक साथ नहीं करवाए जाएंगे। अभी 4 चरण की वोटिंग बची है और पहले से तारीखों पर ही चुनाव होंगे। और आपको ये बता दें कि बंगाल चुनाव के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है या नहीं, इसकी समीक्षा करने के लिए चुनाव आयोग ने 16 अप्रैल को सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है। इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। कोलकाता हाई कोर्ट ने चुनावी रैलियों में सोशल डिस्टेंसिंग तार होने की घटना को गंभीरता से लेते हुए चुनाव आयोग की खिंचाई की थी। अदालत ने आयोग से कहा था कि वो सुनिश्चित करे कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान कोविड नियमों का पालन सख्ती के साथ हो। मध्य प्रदेश में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते प्रदेश में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। एक तरफ रोजाना रिकॉर्ड संख्या में केस आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सैकड़ों लोगों की मौत हो रही है। लेकिन इन मौतों को लेकर शिवराज सरकार में मंत्री प्रेम सिंह पटेल का एक अजीबोगरीब बयान सामने आया है। पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने कहा है कि लोगों की उम्र हो जाती है तो मरना भी पड़ता है। दरअसल मंत्री प्रेम सिंह ने मध्य प्रदेश में कोरोना से हो रही मौतों को लेकर सवाल किया गया, जिस पर उन्होंने कहा कि मौतें हुई हैं, इन्हें कोई नहीं रोक सकता। डॉक्टर्स की व्यवस्था है, लोगों को डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए। जहां तक मौतों का संबंध है, लोगों को अपनी उम्र पूरी होने पर मरना पड़ता है। मौतें हुई हैं, इसको कोई देखो, मैं बोलता रहा हूँ कि मौतें हुई हैं, इसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि कोरोना ऐसी चीज है और सभी लोग कह रहे हैं, मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, पूरा देश कह रहा है कि कोरोना से बचने के लिए हम सब लोग सहयोग करें। और हम इसीलिए सहयोग के लिए पूरे चारों विधानसभा में हम जाकर सभी लोगों से चर्चा कर रहे हैं। कोरोना से बचने के लिए मास्क पहने, दूरी बनाकर रहें और सबसे इसी प्रकार से और डॉक्टरों को दिखाएं, इलाज करवाएं, क्योंकि हर जगह डॉक्टरों की व्यवस्था की गई है। और मरना तो एक क्या है कि जो आप बता रहे हैं कि रोज ही ना मर रहे हैं, अब मरने का क्या है, उम्र हो जाती है, उसको तो मरना भी पड़ता है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुरुवार को कोरोना को नियंत्रित करने के लिए प्रोटोकॉल के पालन करने के सख्त आदेश दिए हैं, जिससे कोरोना की सुपर स्प्रेडिंग की घटनाओं को रोका जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि दैनिक टीकाकरण की खुराक में 2 लाख तक की वृद्धि और घर पर अलगाव के मामलों की प्रभावी निगरानी के लिए विशेष नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जाएंगे। आपको ये बता दें कि मुख्यमंत्री कई मंत्रियों के साथ एक आभासी बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री बलवीर सिद्धू, शिक्षा
मंत्री विजय इंदर सिंगला और चिकित्सा शिक्षा मंत्री ओपी सोनी समेत वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ साथ स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी मौजूद रहे, जहां पर कोविड और वैक्सीन की समीक्षा की गई। बैठक में मृत्यु दर और सकारात्मकता के आंकड़ों का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में प्रतिबंध परिणाम दिखा रहे हैं और इन्हें सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है। विशेष रूप से मोहाली और अन्य बड़े शहरों में ट्रांसमिशन और सकारात्मकता की उच्च दर दिखा रही है। हालांकि उन्होंने अधिक मामले वाले क्षेत्रों में 45 से कम उम्र के लिए टीकाकरण की अनुमति देने के लिए केंद्र से की गई मांग को दोहराया, जिसके लिए उन्होंने मुख्य सचिव विनी महाजन को केंद्र सरकार के साथ मामलों को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। तो हरियाणा में लगातार कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है और उसको लेकर राज्य के गृह मंत्री अनिल विज एक्शन मोड में आ गए हैं। विज ने सभी अधिकारियों को कोरोना गाइडलाइंस के नियमों का पालन करने को कहा है। विज ने ट्वीट किया है और लिखा है कि हरियाणा के सभी उपायुक्तों और पुलिस कप्तानों को आदेश दिए गए हैं कि कोरोना नियमों को सख्ती से पालन करवाएं। उन्होंने लिखा कि सख्ती करने से लोगों में होने वाली नाराजगी को झेलना पड़ सकता है, लेकिन लाशों के ढेर नहीं देख सकता। तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में कोरोना का कारण काफी हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। यहां पर रोजाना मामलों की संख्या में बढ़ोतरी हो गई है और वहीं मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र मिनी लॉकडाउन में प्रवेश कर चुका है। इस बार पहले के लॉकडाउन जैसी सख्ती नहीं है, लेकिन फिर भी काफी पाबंदियां लगाई जा रही हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के 61,695 नए केस सामने आ रहे हैं। 349 लोगों की मौत हो गई है। मुंबई में कोरोना के बिगड़ते हालात के बीच में जसलोक अस्पताल को कोविड अस्पताल बना दिया गया है। यहां पर 250 एडिशनल बेड्स हैं, जिसमें 40 आईसीयू बेड्स भी शामिल हैं। तो देश भर में कोरोना के हालात लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो यहां पर भी मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। संक्रमितों की संख्या भी लगातार बढ़ती चली जा रही है। महाराष्ट्र में हालात पूरी तरीके से बेहाल हो चुके हैं। अस्पतालों में जगह नहीं है, मरीजों के लिए बेड्स पूरी तरीके से फुल हो चुके हैं। कुछ अस्पताल तो ऐसे हैं जहां पर बालकनी में मरीजों को रखा जा रहा है, क्योंकि अस्पतालों के अंदर जगह नहीं है, क्योंकि बेड्स अस्पताल के फुल हो चुके हैं। पूरी तरीके से बुरा हाल महाराष्ट्र में है। देश भर में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता चला जा रहा है और इसको लेकर उत्तराखंड सरकार ने हरिद्वार कुंभ मेले की अवधि को घटाने से भी इनकार कर दिया है। सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि मेला अवधि घटाने पर अभी कोई विचार नहीं है, न ही ऐसा कोई प्रस्ताव राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को भेजा है। कुंभ 30 अप्रैल अपनी समय सीमा पर ही समाप्त होगा। दरअसल हरिद्वार में कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। तीसरे शाही स्नान के दौरान भी कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। ज्यादातर लोग बिना मास्क के दिखाई दिए, जबकि पूरे हरिद्वार में कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता हुआ नहीं दिखाई दिया गया। संक्रमण के बीच में उत्तराखंड सरकार ने कुंभ मेले की अवधि घटाने से साफ इनकार कर दिया है और साफ तौर पर कहा है कि अभी ऐसा कोई विचार नहीं है। कुंभ मेले की अवधि नहीं घटाई जा रही है और ना ही राज्य सरकार की ओर से केंद्र सरकार को अभी तक इस बारे में कोई प्रस्ताव भेजा गया है। आपको बता दें कि 30 अप्रैल तक कुंभ का मेला चलने वाला है, जिसके चलते सरकार ने फैसला कर लिया है कि जो कुंभ का मेला है वो 30 अप्रैल तक ही चलेगा। लगातार तस्वीरें तो कोरोना के बढ़ते मामलों में लगातार लापरवाही भी देखने को मिल रही है। दहशत का माहौल है। ऐसे में कोरोना और वैक्सीन को लेकर सब लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वहीं यूपी कांग्रेस सचिव सचिन चौधरी ने कोरोना वैक्सीन पर गंभीर सवाल उठाते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस यूपी सचिव सचिन चौधरी ने क्या कुछ किया, आपको सुनवाते हैं। देखिए, पिछले 1 साल से देश में कोरोना ने प्रकोप मचाया हुआ है। बीजेपी सरकार ने बोला था कि वैक्सीन आ गई है। जितने लोगों को वैक्सीन लग रही है उन लोगों को कोरोना दोबारा से हो रहा है और जाने जा रही हैं। तो एक तो सरकार से सवाल है हमारा कि ये वैक्सीन है या ये इम्यूनिटी बूस्टर है, और अगर ये इम्यूनिटी बूस्टर है तो इसको वैक्सीन और टीका कह के प्रमोट किसने किया, इसका जवाब सरकार को देना होगा। झूठ बोला गया है ये।
और अगर ये इम्यूनिटी बूस्टर है तो आप 1 साल से कर क्या रहे थे? और ये इम्यूनिटी बूस्टर भी जिन लोगों को लगा है, जिसको वैक्सीन बता रहे थे ये लोग, उन लोगों की भी जाने जा रही हैं। मुरादाबाद के जो डीएम साहब हैं 2 बार लग चुका है, उसके बाद भी वो कोरोना पॉजिटिव आ जाते हैं। आप ये बताइए कि पिछले 1 साल में आपने काम क्या किया? आपने वैक्सीन बनाई, वो वैक्सीन आप बना नहीं पाए। ऐसा भी हो सकता है कि कांग्रेस ने ना बनने दी हो वैक्सीन, राहुल गांधी जी ने ना बनने दी हो वैक्सीन, क्योंकि बार बार ये बोलते हैं कि राहुल गांधी जी ने ये नहीं करने दिया, वो नहीं करने दिया। ये भी कारण हो सकता है, इसका भी पता लगाया जाए। और अगर ये सच में वैक्सीन नहीं है तो नैतिकता के आधार पर प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए। प्रदेश में 73वें हिमाचल दिवस को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। मंडी में मुख्यमंत्री राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शिरकत की, जबकि शिमला में 73वें हिमाचल दिवस के अवसर पर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। कोरोना वायरस महामारी के कारण हिमाचल दिवस सादगी से मनाया गया। शहरी विकास मंत्री ने जिला स्तरीय हिमाचल दिवस की अध्यक्षता की और पुलिस की टुकड़ियों की परेड की सलामी ली। रिज मैदान पर कई रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए गए। छोटी छोटी रियासतों को मिलाकर के ये प्रदेश बना था, लेकिन उसके पश्चात लगातार इस प्रदेश ने जो प्रगति और विकास किया है, आज उसके कारण हिंदुस्तान का 18वां पूर्ण राज्यत्व प्राप्त देश बना है और प्रगति के दिशा में हिंदुस्तान के अग्रणी राज्यों में गिना जाता है। हिमाचल प्रदेश में जहां शिक्षा की दृष्टि से जो है वो बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, पहाड़ी राज्य थे और राजाओं का राज हुआ करता था, जिसमें शिक्षा के विषय में कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। आज हिमाचल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में हिंदुस्तान भर में जो है वो सबसे आगे है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हिमाचल प्रदेश ने जो है वो असीम प्रगति की है। सड़कें जहां पहले पैदल चला करते थे, इस शिमला में ही हैंड ड्रिवन रिक्शा में चला जाता था, आज वहां पर दूर दराज के क्षेत्रों में प्रत्येक क्षेत्र तक जो है वो परिवहन सुविधाएं प्राप्त हैं। आज घरों में लकड़ी की आवश्यकता रोटी पकाने के लिए समाप्त होती जा रही है। देश में इस वक्त कोरोना के कारण हालात काफी बिगड़ चुके हैं। हर राज्य की एक ही तस्वीर लगातार सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच में बदइंतजामी भी लगातार हो रही है। यहां पर राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव ब्लॉक में ऐसी तस्वीर सामने आई है जो कि दिल दहला रही है। इस जगह पर कोरोना से मृतक व्यक्तियों के शवों को कचरा फेंकने वाली गाड़ी में ले जाया जा रहा है। यहां पर आपको बता दें कि जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर स्थित डोंगरा गांव में 2 सगी बहनों समेत 3 लोगों की मौत हो गई। यहां तय वक्त पर पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल सकी, जिस कारण इनकी मौत हो गई। अब इन 3 मौतों के अलावा डोंगरा गांव के सरकारी अस्पताल में एक कोरोना पीड़ित व्यक्ति ने अपनी जान गंवा दी। 4 मौतों से हाहाकार मचा, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो शर्मनाक रहा। यहां पर नगर पंचायत के कचरा फेंकने वाले वाहन में शवों को ले जाया गया। डोंगर गांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बीएमओ ने भी इन मामलों के बाद अपने आप को घर में आइसोलेट कर लिया है और जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है। जिले के हर कोविड केयर सेंटर में जो ब्लॉक में बने हैं, सब में हमने 10 से 15 ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था की है और जो डेथ की जानकारी आपके द्वारा दी जा रही है। जम्मू से एयरपोर्ट की तरफ जाते रास्ते में सब्जी मार्केट में आग लगने की घटना सामने आई है, जिसमें कई दुकानें जलकर राख हो गई हैं और बताया जा रहा है कि बिजली के तारों से ये आग लगी और तेज हवाओं के साथ आग तेजी से पूरी मार्केट में फैल गई। जब तक दमकल विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचते, आग ने पूरी तरीके से विकराल रूप धारण कर लिया, अपने काबू में लिया। और आपको बता दें कि ये सब्जी और फलों की मार्केट थी, जिसमें कई सारे गरीबों की रेहड़ियां जलकर राख हो गई।
सब्जी की नहीं, फ्रूट की है। फ्रूट की थी। तो कितने बजे आगे पता चला कुछ? हमें पता चला कोई 2 बजे आए तो ये सारा कुछ जल चुका था और गाड़ी लगी थी आगे कोई जाने वाली, लेकिन जल चुका था सारा। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में कोतवाली थाना अंतर्गत ठाकुरपुरा में एक मकान में पुलिस ने छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने अवैध गुटखा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। दरअसल छापेमारी के दौरान पुलिस को मौके से नशीला कच्चा माल बरामद हुआ। पूरे मामले पर शिवपुरी एसडीओपी सुधीर सिंह कुशवाहा का कहना है कि मुखबिर द्वारा सूचना मिल रही थी कि शहर में नकली गुटखे का कारोबार किया जा रहा है, जिसके चलते पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देकर मौके से भारी मात्रा में माल बरामद किया है और फैक्ट्री में काम कर रहे लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया है। तो अवैध गुटखा फैक्ट्री का भंडाफोड़ यहां पर हुआ है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी का पूरा मामला है, जहां पर पुलिस ने छापेमारी करके कच्चा माल बरामद किया है। लगातार इस तरह की छापेमारी निकलकर सामने आ रही है, लेकिन लापरवाही कहीं ना कहीं है कि इस तरह का अवैध कारोबार आखिरकार क्यों चल रहा है और किसकी शह पर चल रहा है। क्या ये अधिकारियों की शह पर कारोबार चल रहा है या फिर अधिकारियों को इस कारोबार की फिक्र तक नहीं है। तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि प्रशासनिक अधिकारियों पर भी उठते हैं। तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि प्रशासन पर भी लगातार उठते हैं। अवैध गुटखा फैक्ट्री का बड़ा खुलासा, आखिर किसके इशारे पर इस फैक्ट्री को चलाया जा रहा था, कब से यह फैक्ट्री चल रही थी, किसने इस फैक्ट्री को चलाने की इजाजत दी थी या फिर किसकी शह पर यह फैक्ट्री चल रही थी। तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि प्रशासनिक अधिकारियों पर भी लगातार उठते हैं। मामला है इसमें बिमला गुटखा जो डिस्ट्रीब्यूटर था उसके द्वारा सूचना दी गई थी कि बिमला गुटखा के नाम से यहाँ नकली गुटखा बनाया जा रहा है। तो उसके द्वारा डील की गई थी, तो उसके द्वारा बस स्टैंड में बुलाया गया था, जिस पर उसको बुलाकर यही अपने कोतवाली भदौन सिंह जी और फिजिकल एसओ और गंगोपन को साथ में लेकर एक टीम बनाई गई और उस टीम के साथ में भेजा गया था। तो वो नकली बनाता हुआ वहाँ मिला, इस पर रेड दी गई तो काफ़ी मात्रा में बिमला गुटखा मिला है नकली और 2 मशीनें मिली और काफ़ी मात्रा में सामान मिला जो करीब। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले के एक गांव से गुरुवार को खौफ पैदा करने वाली घटना सामने आई है। विशाखापट्टनम जिले के जट्टादा गांव में एक शख्स ने एक ही परिवार के 6 सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि मृतक परिवार के एक सदस्य ने कथित तौर पर हत्या के आरोपी की बेटी से रेप किया था। इसकी जानकारी मिलने से भड़के शख्स ने इस वारदात को अंजाम दिया। कथित आरोपी अभी फरार है। पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई है। खौफनाक वारदात की जानकारी मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। कोरोना को लेकर दिल्ली सरकार ने एक फैसला लिया है। सीएम केजरीवाल ने एलजी के साथ बैठक की और उसके बाद वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। और वहीं इसके पहले बैठक में एमसीडी के 3 मेयरों ने भी अपने सिविक सेंटर में एक बैठक आयोजित की। बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता शामिल रहे। इस दौरान कोरोना और वैक्सीन को लेकर चर्चा की गई। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को लेकर दिल्ली सरकार की चिंता बढ़ती चली जा रही है, मगर दिल्ली सरकार ने आज खुद एक बैठक की और बैठक के अंदर एलजी साहब से सलाह की कि किस तरीके से आगे की रणनीति होनी चाहिए। मगर जिस तरीके से बात करें एमसीडी की, तो एमसीडी भी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार का सहयोग देती हुई नजर आ रही है। खुद हमारे साथ उपाध्यक्ष हैं जो स्थायी कमेटी के विजेंद्र यादव जी, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे आज बैठक की गई कोरोना की स्थिति को लेकर और स्थिति कितनी कंट्रोल की जा सकती है इनके हिसाब से। जी सर, एक तो ये बताइए आज की बैठक की गई थी, क्या कोरोना की स्थिति में एमसीडी का कितना योगदान रहेगा? देखिए, कोरोना के जो पैर अब पूरी दिल्ली में पसर हैं, उसको लेकर आज एक अहम बैठक हुई है, जिसमें दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता जी और तीनों निगमों के महापौर और टॉप 5 लीडर्स, उसके साथ में तीनों निगमों के कमिश्नर मौजूद रहे और उनके साथ में बैठ के सब लोगों ने ये चर्चा की कि भाई जो आप कोरोना काल चल रहा है, इसमें हमें क्या क्या कदम उठाने चाहिए जिससे कि ये कोरोना काबू में आ सके। तो अपने अपने सभी विचारों से, जैसे मैंने भी कहा कि जितने निगमों के स्कूल हैं उनमें हमें आइसोलेशन सेंटर भी खोलने चाहिए, या जो बायोमेट्रिक कूड़ा है, जो वेस्टेज है, वो उसको, जैसे कई ऐसी गलियां होती हैं भीड़ी जहाँ पर टिप्पर नहीं जा सकते, उसमें बैटरी रिक्शा जाए, वहाँ से वो वेस्टेज कूड़ा उठा के लेके आए,
जिससे कि उन्हें सुविधा मिले। सभी जो ऐसी जगह हैं जहां कोरोना पीड़ित हो रहे हैं उनके घरों को सैनिटाइजेशन करने का काम हम सब करें, और जो कर्मचारी और अधिकारी और जो लीडर्स, इनका एक ग्रुप बनाना चाहिए जिसमें उनको एक दूसरे की समस्याओं से हम बता पाएं कि किस वार्ड में क्या समस्या चल रही है, उसका हम निवारण कर सकें। जो कर्मचारियों के लिए हमने विशेष तौर से उनका ध्यान रखा है, क्योंकि कर्मचारी रीढ़ की हड्डी होती है निगमों की, और उनको अगर कोई भी किसी भी तरीके के मास्क की, पीपी किट की या ग्लव्स की कोई भी उनको समस्या आती है तो हम उनके साथ खड़े हैं, उनके सहयोग के लिए हैं। और उनके परिवार में अगर कोई ऐसा केस आता है, उनको कोई समस्या है, तो वो हमें फोन कर सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं। हरियाणा में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण और मजदूरों के वापस लौटने का सिलसिले के बीच में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बड़ा बयान दिया है। चौटाला ने हरियाणा में लॉकडाउन लगेगा या नहीं, इस पर स्थिति साफ की है। दुष्यंत चौटाला ने दावा करते हुए कहा है कि हरियाणा में लॉकडाउन नहीं लगेगा और ऐसे में मजदूरों को हरियाणा छोड़कर जाने की कोई जरूरत नहीं है। दुष्यंत ने यह भी कहा कि मजदूर बेफिक्र रहें, हरियाणा में लॉकडाउन नहीं लगने वाला है और नाइट कर्फ्यू भी पड़ोसी राज्यों के आग्रह पर लगाया गया है। हरियाणा बाकी अन्य राज्यों से बेहतर स्थिति में है। सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। सभी मजदूरों को विश्वास दिलाने की कोशिश की है उन्होंने कि हरियाणा में लॉकडाउन नहीं लगेगा। आपको बता दें कि देश में कोरोना के 2 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से महाराष्ट्र में पहले ही लॉकडाउन लग चुका है और अब दिल्ली में वीकेंड लॉकडाउन के बाद लोगों में डर का माहौल है। तो पंजाब में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 5वीं, 8वीं और 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के ही अगली कक्षा में पदोन्नत करने की घोषणा की है। अभी सरकार ने 12वीं की परीक्षाओं को लेकर कोई फैसला नहीं लिया है, जल्द ही सरकार इस विषय में फैसला करेगी। दरअसल पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुरुवार को राज्य में कोरोना की स्थिति पर उच्च अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक की और कहा कि राज्य में सभी शैक्षणिक संस्थानों को पहले ही 30 अप्रैल तक के लिए बंद करने का आदेश दिया जा चुका है। फिर भी परीक्षा की तैयारी में जुटे 11 से 20 वर्ष की आयु के छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए परीक्षाओं को रद्द करना जरूरी है। आपको बता दें कि 5वीं कक्षा के छात्रों के 4 विषयों की परीक्षाएं हो चुकी हैं, सिर्फ 1 विषय की परीक्षा बाकी है। अब पंजाब स्टेट एजुकेशन बोर्ड 4 विषयों की परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार परिणाम घोषित करेगा। वहीं 8वीं और 10वीं के परीक्षा परिणाम प्री बोर्ड परीक्षा और इंटरनल असेसमेंट में प्राप्त अंकों के आधार पर घोषित होंगे। तो सीएम ने उच्च अधिकारियों के साथ में बैठक की और बैठक में यह फैसला किया गया कि जो बच्चों के परिणाम हैं अब घोषित कर दिए जाएंगे, उनको पदोन्नत ऐसे ही कर दिया जाएगा। यानी 5वीं, 8वीं और 10वीं के जो छात्र हैं वो अगली कक्षा में प्रमोट हो जाएंगे बिना किसी परीक्षा के। यानी कोरोना काल की वजह से स्कूल बंद हैं, 30 अप्रैल तक सरकार का फैसला है स्कूल बंद करने का। बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, जिसकी वजह से सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है कि बिना किसी परीक्षा के, बिना किसी एग्जाम के छात्रों को अब पदोन्नत किया जाएगा। आज सीएम ने खुद उच्च अधिकारियों के साथ में बैठक की और बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया। हालांकि शिक्षा को लेकर पहले ही पंजाब में कई बार फैसले हो चुके हैं। स्कूल कॉलेज बंद हैं, 30 अप्रैल तक स्कूल कॉलेज बंद करने का फैसला किया गया है। भले ही अभिभावक इस बात का विरोध कर रहे हैं, छात्र लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं, स्कूल एसोसिएशन भी लगातार इस बात का विरोध कर रहा है। यूपी में कोरोना की स्थिति को देखते हुए गुरुवार को योगी सरकार ने फिलहाल बोर्ड परीक्षा को टालने का निर्णय किया है। अगले आदेश तक इन्हें स्थगित कर दिया गया है। साथ ही 15 मई तक 12वीं तक के स्कूल कॉलेज बंद रखने का निर्णय लिया गया है। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने ये जानकारी दी है। उनका कहना है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में ये फैसला लिया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी के संग हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी की जो बैठक हुई, उसमें व्यापक दृष्टिकोण से जो छात्रों का और शिक्षकों की हितों को देखते हुए निर्णय लिया गया है, मैं समझता हूँ एक बड़ा निर्णय है। और इससे जो शिक्षक हैं और जो हमारे बच्चे हैं, छात्र हैं,
उनको जो तनावग्रस्त चल रहे थे वो तनाव मुक्त रहेंगे और एक उनके पठन पाठन की प्रक्रिया में उनको आसानी होगी। हाई स्कूल की परीक्षाओं को रद्द किया गया है और इंटरमीडिएट की जो परीक्षाएं हैं उन इंटरमीडिएट की परीक्षाओं को स्थगित किया गया है। मैं यही कहूँगा कि बच्चों को अपनी तैयारी, इंटरमीडिएट के बच्चों को तैयारी जारी रखनी चाहिए, जिससे कि उनकी शिक्षण में पठन पाठन में कोई व्यवधान न पड़ सके। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता चला जा रहा है। बढ़ते संक्रमण के चलते मध्य प्रदेश में प्रशासन ने अब सख्ती बढ़ा दी है। कई इलाकों में लॉकडाउन तक लगा दिया गया है। वहीं संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते दतिया में भी लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। जिला कलेक्टर संजय कुमार ने बताया कि जिला दतिया में 16 अप्रैल से 26 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के अंतर्गत राशन की दुकानें खुली रहेंगी, साथ ही पंजीकृत किराना व्यवसायी वॉलंटियर से भी होम डिलीवरी दे सकते हैं। अप्रैल को शाम 6 बजे से लेकर के 26 अप्रैल को प्रातः 6 बजे तक जो कोरोना कर्फ्यू लागू करने का निर्णय क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने लिया है, उसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सारे दुकान नियमित तौर से खुलेंगे ताकि गरीबों को राशन आसानी से उपलब्ध हो सके। साथ में किराना की दुकानें, ये दुकानें नहीं खुलेंगी, लेकिन जिन दुकानदारों के पास होम डिलीवरी की सुविधा होगी, अर्थात उनके पास लोग होंगे, वॉलंटियर्स होंगे, वो उनके माध्यम से होम डिलीवरी कर सकेंगे किराना के सामान। उसके लिए दुकानदारों को हमारे एडीएम के यहाँ रजिस्टर करना पड़ेगा और कुछ जानकारी पड़ेगी कि कौन कौन से लड़के उनके हैं, जो उनके नाम क्या है, उनके मोबाइल नंबर क्या है, ताकि हम उनको आईडी जारी कर देंगे और जिनको आईडी, जिन सेल्स बॉय को आईडी रहेगा वही डोर टू डोर डिलीवरी करें। देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते प्रशासन सख्त हो गया है। कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तराखंड का नैनीताल जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में आ गया है। जहां एक तरफ हल्द्वानी में वैक्सीनेशन के कार्य में लगातार तेजी लाई जा रही है, वहीं सभी लोगों की सैंपलिंग भी बढ़ा दी गई है। सीएमओ डॉक्टर भगीरथी जोशी ने बताया कि जिले में वैक्सीन की 4,500 डोज बची हैं और वैक्सीन की डोज मंगवाई गई है। जैसे ही वैक्सीन उपलब्ध होगी, वैसे ही अन्य सेंटरों में भी वैक्सीनेशन का काम शुरू कर दिया जाएगा। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने बताया कि कोविड के नियमों का पालन करने के लिए लगातार जिला प्रशासन लोगों को जागरूक कर रहा है। साथ ही कोरोना नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। पॉजिटिव केसेस हमारे टोटल अभी तक जब से शुरू हुआ था पहला केस 14,523 केसेस हैं और वैक्सीनेशन भी चल रहा है। काफ़ी हेल्थ केयर वर्कर का हम लोगों ने काफ़ी अचीव कर लिया है। सेकेंड डोज भी इसकी अचीव हो गई है करीब 70%। फ्रंटलाइन वर्कर्स भी सेकेंड डोज भी अच्छी वैक्सीनेट हो गई है और 45+ और 60+ का भी वैक्सीनेशन चालू है। कितना वैक्सीन हमारे पास बचा है डिस्ट्रिक्ट में? आज हमारे पास 4,500 करीब डोजेस बची हुई थी और अभी जल्द ही हमें 16,000 करीब वैक्सीन मिलने वाली है सेंट्रल स्टोर से। आगे के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं? आगे जैसे जैसे वैक्सीन की उपलब्धता होगी हम सेंटर्स बढ़ा के इसको बहुत फास्ट कराना चाहेंगे। कोविड केसेस जो बढ़े हैं उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? उसको लेकर टेस्टिंग, ट्रेसिंग और जो आइसोलेशन है उसकी हमने पूरी तैयारी कर रखी है। कंटेनमेंट जोन्स लगातार बनाए जा रहे हैं। ऑफिसेस, मॉल्स वगैरह में भी रैंडम सैम्पलिंग कराई जा रही है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी बहुत अच्छे लेवल पे हो रही है हमारी। तो इसको देखिए, वैक्सीनेशन हमारे सभी बूथों पर जारी है, चल रहा है। सीएमओ मैडम ने इसके संबंध में सबको डायरेक्शन दे रखे हैं। और जहाँ तक बात हम कोविड की कर रहे हैं, कोविड का संक्रमण लगातार देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं कि बढ़ रहा है। तो हमारी जो स्वास्थ्य टीम है, जगह जगह हम लोग माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना रहे हैं, उनमें हम सैम्पलिंग कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे मास एरिया हैं, जैसे मॉल्स हैं, बैंक हैं, इनमें भी हम सैम्पलिंग कर रहे हैं। लोगों को हम लगातार जागरूक कर रहे हैं और आपके भी माध्यम से और हर जगह हम ये अपील कर रहे हैं कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जो भी हमारी कोविड की गाइडलाइंस हैं उनका वो पूरी तरीके से निर्वहन करें। और सबसे बड़ी बात एक ये भी है कि इससे डरने की जरूरत नहीं। बहुत लोग इस बीमारी को छुपा भी रहे हैं, वो भी मत करें, क्योंकि हमें संक्रमण को रोकने के लिए, इस चेन को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी है कि हम उसको कवर करें।
लोग अगर घर में बैठ जाएंगे, टेस्ट नहीं कराएंगे, ट्रेसिंग नहीं होगी, हमारा सहयोग नहीं करेंगे तो इस महामारी को रोकना मुश्किल होगा। हमें माइक्रो कंटेनमेंट जोन की संख्या क्या है? माइक्रो कंटेनमेंट जोन अभी आज हमारे 14 माइक्रो कंटेनमेंट जोन है। अभी हम लोग 6 माइक्रो कंटेनमेंट जोन अभी और बना रहे हैं। कुछ में स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट आ रही है जिनमें सैंपलिंग हो गई होगी, उनको मुक्त भी कर रहे हैं। और माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने का हमारा उद्देश्य यही है कि उस एरिया में संक्रमण की दर क्या है हम उसको कवर करें और वहाँ पर हमारी टीम पहुँचे और लोगों की निगरानी करें। हरियाणा सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान बिल्कुल सार्थक होते हुए नजर आ रहा है। जहां एक तरफ हरियाणा सरकार ने बल्लभगढ़ विधानसभा में महिलाओं का कॉलेज देकर बेटियों का सम्मान बढ़ाया है, तो उसी कड़ी में सेक्टर 3 बल्लभगढ़ में राजकीय कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल की भव्य इमारत लड़कियों की शिक्षा के लिए जनता को समर्पित की गई है। तो स्कूल के उद्घाटन के मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, हरियाणा के परिवहन एवं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे और स्कूल का विधिवत उद्घाटन किया। 3 में आज हुड्डा द्वारा निर्मित 8.5 करोड़ की लागत से लड़कियों के सीनियर सेकेंडरी स्कूल का आज उद्घाटन हुआ है। मेरे साथ यहाँ के स्थानीय विधायक और हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जी भी हैं, जिन्होंने बल्लभगढ़ विकास में 4 चांद लगाए हैं। हर वो सुविधा बल्लभगढ़ क्षेत्र के लोगों को दी है जिसकी उनको ज़रूरत थी। आज उसी कड़ी में यहाँ के बच्चों के लिए, इस एरिया के बच्चों के लिए एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल लड़कियों के लिए उन्होंने दिया है, जिस पर लगभग 8.5 करोड़ लागत आई है। और आप देखेंगे वास्तव में आदरणीय मोदी जी की सरकार में नई शिक्षा नीति की जितनी उसकी तारीफ हो रही है, इस तरह हरियाणा में भी मनोहर जी के नेतृत्व में जिस तरह शिक्षा नीति में आमूलचूल परिवर्तन किया गया है और हर चीज़ मेरिट पर हो रही है, चाहे टीचरों के ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो, चाहे बच्चों के लिए सरकारी स्कूलों में मॉडल संस्कृति स्कूलों की स्थापना की बात, मॉडल स्कूल की स्थापना की बात हो। आज गरीबों के बच्चों को भी इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाने का सरकारी मीडियम मॉडल संस्कृत स्कूल बनाए हैं, जहां गांव और गरीब के बच्चे सस्ती फीस में इंग्लिश मीडियम की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। सबसे बड़ी सेक्टर 3 में स्कूल की सबसे बड़ी जरूरत थी और सबसे बड़ी पॉपुलेशन का ये सेक्टर है। और यहाँ पे मात्र प्राइमरी स्कूल था जो मिडल भी मनोहर जी की सरकार में हुआ और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने 3 साल पहले इसका उद्घाटन करा। आज ये स्कूल 8.5 करोड़ की लागत से बनकर तैयार है और आज हमने इसको बेटियों के नाम समर्पित करा है। क्षेत्र के लोगों को, ग्रामीण, कॉलोनी, शहर के सभी लोगों को शिक्षा के क्षेत्र का जो मॉडल संस्कृति है उसका लाभ मिलेगा और बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ो। यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त हो गया, आप देखते रहिए ANB न्यूज। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। खबरनामा, खबर से असरता शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो यूपी की योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन यूपी में अपराध है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। ताजा मामला गोंडा जिले का है, जहां पर 5 दिन पहले नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत बेखौफ बदमाशों ने धारदार हथियार से एक युवक की दिन दहाड़े हत्या कर दी थी।
जिसकी मौत की चीखें अभी शांत भी नहीं हुई थी कि एक बार फिर से बेलगाम बदमाशों ने युवक पर जानलेवा हमला किया, जिसके बाद युवक जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। वहीं परिजनों का आरोप है कि दबंगों पर लगाने वाली धाराओं को नगर कोतवाली पुलिस ने मामूली धाराओं में मुकदमा दर्ज करके आरोपियों को बचाने में जुटी हुई है। खेत में दूसरी भी गई थी, हमारी गाय समझ के हम हमारे छोटे भाई को गाली देने लगे। जो हमारे छोटा भाई बोला गाली वाली नहीं देने का, हमारी गाली खाई है, तब तक उसको एक लाठी में मार दी। उसके बाद वो पूरे परिवार हमारे घर पे चढ़ के मारे, घर में घुस के। एक हम अकेले बेहोश होने के बाद में उन्होंने मारना चालू किया, कभी भी बंद नहीं किए। हमारे बेहोश होने के बाद भी इस गंभीर हालत में पड़े हुए हैं। हमारे भाई चचेरे भाई हैं। एक गाय को लेकर विवाद हुआ था, जो कि जो वर्ग जिन्होंने हमारा शोषण किया है उन्होंने वो समझा कि वो हमारी गाय है, जबकि हमारी गाय नहीं थी। और इसको लेकर मारपीट हुई और गंभीर रूप से काफ़ी इनके सर में 4-5 अलग अलग घाव हैं और करीब 30-35 टाँके लगे हुए हैं। और इसके लिए जो हमने तहरीर दी, तो वहाँ जो इस घर में घुस के इन लोगों ने घर में घुस के जो हम लोगों को मारा, उससे संबंधित जो धाराएं थीं वो हमको थाने में उसका प्रयोग नहीं किया गया है। बस केवल मामूली धाराओं को ही उसमें शामिल किया गया है। सर में गंभीर और भाई के सर में गंभीर चोट आई है, तो उनको ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। कोरोना के कारण हम लोग लखनऊ नहीं जा पाए हैं और उनकी हालत बहुत गंभीर है। और जो पक्ष है जिन्होंने हम लोगों को परेशान किया है वो खुलेआम हो। कृष्ण कुमार शुक्ला नाम का पेशेंट है, जो 25 साल का है, ये मुगलपुर का रहने वाला है और जो हमारे पास एक 55 पर चोट खाकर आया है। इसका जो है भर्ती कर लिया गया है, उसका इलाज चल रहा है। यूपी के मथुरा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर मथुरा प्रशासन अलर्ट पर है, जहां पर संवेदनशील इलाकों में ड्रोन कैमरे लगा दिए गए हैं। और आपको ये बता दें, जो ड्रोन कैमरे लगाए गए हैं उससे लगातार नजर रखी जा रही है। चुनाव को लेकर यूपी चुनाव है, यूपी के महापंचायत चुनाव को लेकर पूरी तरीके से सतर्कता बरती जा रही है। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन कैमरों की सहायता से लगातार निगरानी रखी जा रही है। और वहीं राया कस्बा में कई गाँव में टीम के साथ साथ राया थानों के वरिष्ठ अधीक्षक भी मौजूद हैं, जिनके नेतृत्व में 3 किलोमीटर के दायरे में शांतिपूर्ण चुनाव प्रचार कराने की बात कही जा रही है। ड्रोन कैमरे से लगातार जायजा लिया जा रहा है। शांतिपूर्ण मतदान कराने की कवायद शुरू कर दी गई है। जिला प्रशासन पूरी तरह से निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने के लिए कमर कस चुका है। पंचायती चुनावों को लेकर प्रशासन के द्वारा कमर कस दी गई है। मथुरा प्रशासन के द्वारा सभी क्षेत्रों का भ्रमण करके लोगों के साथ मीटिंग की जा रही है। वहीं प्रशासन के द्वारा सभी जगह ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जा रही है, क्योंकि मथुरा प्रशासन को 29 अप्रैल को निष्पक्ष चुनाव कराना है। उसके लेकर प्रशासन के द्वारा जगह जगह मीटिंग और जगह जगह क्षेत्रीय लोगों से संपर्क भी किया जा रहा है कि अब अगर कोई भी प्रत्याशी उन्हें डराता है या धमकाता है, उसके लिए वो पुलिस को सूचना दें और पुलिस उसमें कार्रवाई करेगी। मथुरा से रिंकू शर्मा। तो पिछले करीब 6 महीनों से चल रहे दिल्ली के दहलीज पर चले आ रहे किसानों के धरने पर जो अब वो बात नहीं रही है, वहां पर कई किसान वापस खेतों की दुनिया में लौट आए हैं। वहीं गुरुवार को एक ऐसी घटना सामने आई है जिससे शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे आंदोलन की ज्वाला उग्र हो सकती है। दरअसल आज कुंडली बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों की झोपड़ियों में भीषण आग लग गई, जिसमें कई झोपड़ियां जलकर खाक हो गईं। आग लगने की खबर मिलने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया, लेकिन इतनी देर में सब कुछ जलकर राख हो गया था। वहीं इस घटना के बाद किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा ने सरकार पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि शरारती तत्वों द्वारा आग लगाई गई है और ये कोशिश सरकार के इशारे पर की गई है, क्योंकि सरकार किसान आंदोलन को तोड़ना चाहती है। सरकार किसानों के खिलाफ बड़ी साजिश रच रही है। पंजाब के तरनतारन में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नशीली दवाओं की तस्करी करने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया है। जिले के एसएसपी धर्मन एच
निम्बले और राजवीर सिंह डीएसपी के निर्देशन में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी के पास से एक पिस्टल भी बरामद की है। डीएसपी ने बताया कि आरोपी की पहचान हो चुकी है, जिसके खिलाफ उचित धाराओं के खिलाफ मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो नशीली दवाइयों के खिलाफ बड़ा भंडाफोड़ यहां पर हुआ है। एसएसपी और डीएसपी के निर्देशन में बड़ी कार्रवाई की गई है। आरोपी के पास से एक पिस्टल बरामद की गई है। तरन तारण का, पंजाब के तरन तारण का ये पूरा मामला है। नशीली दवाइयों का तस्कर गिरफ्तार किया गया है, जो कि लगातार दवाइयों की तस्करी करता था। उससे लगातार पूछताछ भी की जा रही कि आखिरकार कब से वो इस काम में जुटा हुआ था, किसके कहने पर वो करता था, कहां से नशीली दवाइयों की सप्लाई की जाती थी और कहां के लिए किसके इशारे पर इन दवाइयों की सप्लाई की जाती थी। बड़ी कार्रवाई, बड़ी सफलता तरन तारण पुलिस को हासिल हुई है, जो एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। ये तस्कर, जो कि तस्वीरों में आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, एक पिस्टल भी इसके पास से बरामद की गई है। हाँ जी, कल मिति 14/4/2021 ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਈ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਮਿੰਟ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸਾਡੀ ਕੱਚੇ ਪੱਕੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ i20 ਮੈਗਨਾ PB 881415 ਆਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਚਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 16 ITI ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਟੀ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾयदे ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ गई है, ਜਿਹਦੇ ਡੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ प्रदेश में मथुरा के थाना गोवर्धन के बड़ा बाजार में शॉर्ट सर्किट के कारण एक कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई, जिसके बाद आसपास में अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं भीषण आग के कारण दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। फिलहाल मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। जानकारी के मुताबिक आए दिन यहां पर आग लगने की घटनाएं सामने आती रहती हैं। यहाँ एक लट्ठा लगा हुआ है, उस पर ज्यादातर बाजार के तार लगे हुए हैं 3 साइड के, वहाँ कोई नहीं देखता। 3-4 दिन में फॉल्ट होना, आग लगना आम बात है। उस बोर्ड आग लगी है बोर्ड में, और बोर्ड से लग गई है दुकान के कबाड़ी में लगी है दुकान में। अच्छा, एक चीज हमको यहाँ देखने को मिली है, किसी भी दुकान पर कोई भी अग्निशमन का कोई सिलेंडर मौजूद नहीं था। क्या कहेंगे इसके बारे में? दुकान वाला कोई है ही नहीं, निकल के ही नहीं आ रहा है, खोले सिलेंडर है क्या नहीं है। वो आएगा 3-4 सिलेंडर से 3-4 सिलेंडर आए, कोई व्यवस्था नहीं है। अगर कोई दिक्कत हो। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के रोहतक पहुंचे थे, जहां हुड्डा ने देश में बढ़ते कोरोना महामारी के मामलों पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि सरकार को टेस्टिंग की संख्या बढ़ानी चाहिए, अस्पतालों में बेड की संख्या और दवाई की भी उचित व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे महामारी पर काबू पाया जा सके। दीपेंद्र हुड्डा ने नाइट कर्फ्यू को लेकर कहा कि ये सिर्फ रात का खेल नहीं है, बल्कि सख्त कदम उठाने होंगे। पश्चिम बंगाल में जारी चुनाव के दौरान टीएमसी की उम्मीदवार सुजाता मंडल खान द्वारा दलित समाज के प्रति अपशब्द कहे जाने के विरोध में हरियाणा बीजेपी वालों ने रोष जताया है। बीजेपी जिला अध्यक्ष बलदेव ग्रोहा के नेतृत्व में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता लघु सचिवालय पहुंचे और एडीसी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही टीएमसी की प्रत्याशी सुजाता खान का नामांकन रद्द करने और कड़ी कार्रवाई की मांग की। 2-4 दिन पहले जो पश्चिमी बंगाल में टीएमसी की एक नेत्री है सुजाता मंडल खान, उसने जो दलित समाज के प्रति जो उसने विचार व्यक्त किए हैं, उन्होंने अनुसूचित वर्ग के लिए ये शब्द इस्तेमाल किया है, ये तो जन्मजात भिखारी हैं। इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। हम वहाँ से मांग करते हैं कि चुनाव आयोग से कि उसका नामांकन रद्द करके उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि आगे से लोगों को नसीहत मिल सके कि इस शब्दों का क्या जवाब देना होता है। तो बंगाल चुनाव के दौरान इस तरह की बात की उन्होंने? हाँ जी, पश्चिमी बंगाल में जो चुनाव चल रहा है उसमें उन्होंने भाषण में कही है। तो आज ज्ञापन सौंपा आपने? हाँ, आज हम डीसी साहब तो ट्रेनिंग पे है, एडीसी के माध्यम से हमने राष्ट्रपति से और चुनाव आयोग से मांग करी है कि उसका चुनाव बर्खास्त करके उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई।
राष्ट्रवादी परिवर्तन मंच से एक प्रेस वार्ता की गई। मंच के अध्यक्ष हेमंत ने बताया कि बॉर्डरों के बंद होने से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दुकानदार, सोनीपत से दिल्ली आने वाले लोगों को काफी परेशानी इस समय हो रही है। अकेले सोनीपत को लगभग 150 करोड़ का फाइनेंशियल लॉस हो रहा है। वो बॉर्डर बंद जो है पिछले 135 दिन से, उसके सिलसिले में यहाँ पे किया गया है। देखिए, पिछले 135 दिन से, जब से, उससे ज्यादा बल्कि समय हो चुका है, जब से बॉर्डर बंद है, हमारे सोनीपत का तो आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। इंडस्ट्रियल सेक्टर को फाइनेंशियल लॉसेज जा रहे हैं, जॉब लॉसेज भी हो रही है, और जो वहाँ पे रेजिडेंशियल कॉलोनीज हैं हमारे, TDI के हो गए, अंसल के हो गए, उषा टावर्स और मैक साइट वगैरह, जितने भी जो लोग रहते हैं, इवन जो ग्रामीण लोग हमारे वहाँ पे रह रहे हैं, उन सब का जीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त और काफ़ी परेशानी के दौर से गुजर रहा है। और हमने भी काफ़ी प्रतीक्षा की कि भाई सरकार कुछ इस बारे में एक्शन ले और कहीं ना कहीं आम आदमी की तरफ ध्यान दिया जाए, परंतु इतना समय बीत जाने के बाद भी किसी प्रकार का कोई प्रयास भी नहीं किया गया और लोग इतने पूरी तरीके से परेशान चल रहे हैं। तो ये सबसे एक विडंबना की बात है। और इसी के चलते राष्ट्रवादी परिवर्तन मंच ने ये एक अभियान शुरू किया हुआ है कि भाई कम से कम, और कुछ नहीं तो सोनीपत का जितना भी एरिया है, हमारा आसपास के जितने भी व्यक्ति हैं, इवन जो नरेला का इंडस्ट्रियल एरिया है, आसपास के सारे जो व्यक्ति हैं, जो भी लोग रहते हैं, उनका जनजीवन थोड़ा सा सुचारू रूप से नॉर्मल हो पाए। बिजनेस भी लोगों के बहुत ज़बरदस्त तरीके से सफ़र कर रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक अगर देखा जाए तो सोनीपत को करीबन 150 करोड़ रुपए प्रतिदिन का फाइनेंशियल लॉस जा रहा है, जो कि अपने आप में बहुत ही एक बड़ा लॉस है। और इसके चलते बहुत सारी फैक्ट्रीज जो हैं वो अब सोनीपत से, कुंडली से, राई से, इनके इंडस्ट्रियल एरिया से उन्होंने पलायन करना शुरू कर दिया है। इसके बहुत ही ज़्यादा दूरगामी परिणाम होते हैं, क्योंकि आज जो हम देख सकते हैं कि भाई एक फैक्ट्री अपने साथ बहुत सारी चीज़ें अगर जाती है तो लेके चली जाती है, जिसके साथ स्किल्ड लेबर का भी ड्रेन होता है, और उसके अलावा बहुत सारे मतलब जो रिसोर्सेज वो भी हम। हरियाणा के भिवानी में गेहूं के उठान को तेज करने के लिए मंडी प्रशासन की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए हैं। सरकार की तरफ से मंडियों में आने वाले गेहूं को खरीद का काम लगातार तेजी से चल रहा है। अप्रैल में आने वाले गेहूं को खरीदने के लिए अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। MSP पर किसान गेहूं बेच रहे हैं। एजेंसियों की तरफ से की जा रही खरीद को तेज करने के साथ उठान को तेज करने के अधिकारी के आदेश दिए गए हैं। अभी तक 30% गेहूं का उठान हुआ है। और इसी बीच भिवानी अनाज मंडी में व्यवस्था को संभालने के लिए जिला प्रशासन ने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अवस्था को तत्काल प्रभाव से रद्द करके शेड्यूल से खरीद शुरू कर दी है। किसानों को असुविधा ना हो, इसके लिए शेड्यूल से खरीद करने का निर्णय लिया गया है। तो फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट वाली जो नीति अपनाई गई है, जिसके तहत ये फसलों का उठान किया जाएगा, उपलब्धता के आधार पर कंपनी उपलब्ध करवाएगी। अब शेड्यूल के आधार पर मंडियों में खरीद होगी। आपको बता दें कि भिवानी में ये नई व्यवस्था लागू की गई है, जिसके आधार पर अब उपलब्धता के आधार पर कंपनी जो है उठान करवाएगी। यानी किसानों को अब यहाँ पर और ज्यादा आसानी होने वाली है। अब शेड्यूल से होगी मंडियों में खरीद। एक शेड्यूल लागू किया गया है जिसका नाम है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो पहले अंदर जाएगा उसकी फसल का उठान होगा, उसकी फसल को बेचा जाएगा और फिर उसको उसके बाद बाहर कर दिया जाएगा। यानी एक एक करके सबकी बारी से यहाँ पर नंबर आएगा और सभी की एक एक करके फसल यहाँ पर बिक सकेगी। ना ज़्यादा भीड़ भाड़ होगी और दिक्कतों का सामना भी लोगों को नहीं करना पड़ेगा। आराम से अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे। अब उनकी फसल का उठान होगा और उसके बाद वापस आ जाएंगे। देखिए, कोरोना का टाइम है और सीएम साहब ने ये जमींदारों की भलाई के लिए ये किया है। भाई मंडी में ज़्यादा भीड़ न हो, ज़मींदार का माल ज़्यादा ख़राब न हो, क्यों ज़मींदार के पास जितना गेहूँ हो ज़मींदार अपने पास 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन रख सकता है। मंडी में लेके आएंगे तो भीड़ ज़्यादा हो जाएगी। उठाने में, गाड़ी लोड करने में, अनलोडिंग करने में काफ़ी ज़मींदार को दिक्कतें आएंगी। तो इनको सभी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये फैसला किया गया है कि ज़मींदार का जब भी शेड्यूल हो, जब उसके पास मैसेज आए, तब अपने गेहूँ की फसल को मंडी में लेके आए। सरसों की फसल को ज़मींदार कभी भी लेके आ सकता है।
सर इसमें मैसेज जो किसान ना आ पाए समय पर वो क्या कर सकते हैं? जो किसान समय पर नहीं आ पाए उसके पास पोर्टल में उनके पास मैसेज आएगा, उससे अपनी डेट को चेंज कर सकते हैं। जमींदार के खुद हाथ में है, अपना शेड्यूल दोबारा डाल सकते हैं कि मैं इस डेट को लेके आना चाहता हूँ। ठीक है, तो सर एक बार पूरे सिस्टम को दोबारा से बताएंगे किसानों को किस प्रकार आ सकते हैं जो उनको आसानी देगी। जमींदारों के पास एक मैसेज आता है कि आप इस तारीख को, जैसे 15/4/2021 को आप इतने क्विंटल गेहूँ अपनी मार्केट कमेटी भिवानी जैसे जुई, लुहारू, धनाना परचेज सेंटर, चांग, बोवानीखेड़ा, वो उसके पास लिखा आएगा आप उतनी फसल आप कहीं भी उस तारीख को लेके जा सकते हो। तो जमींदार का मैसेज आएगा, उसमें अपना जमींदार उसी तारीख को जमींदार अपना मंडी में गेहूँ लेके आ जाए, तो आते उसको कोई सुविधा नहीं होगी। हमने यहाँ पर साफ सफाई, पानी सब व्यवस्था की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोरोना के कारण कोहराम मचा हुआ है। अस्पतालों में बेड्स की कमी है तो शमशान घाट के बाहर अंतिम संस्कार के लिए कतार लगी हुई है। लखनऊ के बैकुंठ धाम शमशान घाट का बीते दिन एक वीडियो वायरल हुआ था, जहां दर्जनों चिताएं एक साथ जल रही थी। अब इस शमशान घाट के चारों ओर अस्थायी टीन लगा दिए गए हैं ताकि बाहर से कुछ दिखाई ना दे। ये बैरिकेडिंग लखनऊ नगर निगम द्वारा लगाई गई है। और आपको ये भी बता दें कि भैंसाकुंड स्थित बैकुंठ धाम लखनऊ के सबसे बड़े शमशान घाट में से एक है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच में यहाँ पर लगातार अंतिम संस्कार के लिए शवों को लाया जा रहा है। हालात ये हैं कि लकड़ियां कम पड़ने लगी हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर बीते दिन एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक साथ कई चिताएं जल रही थी। लोगों ने हालात पर सवाल खड़े किए तो अब शमशान के चारों ओर अस्थायी टीन लगाकर उसे ढका जा रहा है। इस मसले पर राजनीतिक बयानबाजी का दौर भी चल रहा है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने इसका एक वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है कि अगर अस्पताल बनाने में इतनी मेहनत की होती तो शमशान छिपाने की जरूरत नहीं पड़ती। और वही कांग्रेस की यूपी यूनिट की ओर से भी ट्वीट किया गया है। कांग्रेस ने लिखा है कि तुम लाख छुपाओ बेशर्मी, मगर दुनिया को पता चल जाएगा। लखनऊ में बैकुंठ धाम सड़क को चारों ओर से कवर किया जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज द्वारा बढ़ते कोरोना और गेहूं खरीद को लेकर प्रदेश भर में जिला उच्च अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की गई और कोरोना के दौरान नई गाइडलाइंस जारी करके उनके पालन के बारे में निर्देश जारी किए गए हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए फतेहाबाद में एडीसी डॉक्टर मनोज नागपाल ने बताया कि मीटिंग में अब शादी समारोह में 200 से ज्यादा लोग भाग नहीं ले सकेंगे और इंडोर कार्यक्रम में 50 लोगों को अनुमति रहेगी। अंतिम संस्कार पर 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। गेहूं खरीद और उठान को लेकर निर्देश दिए गए हैं और इन निर्देशों के बारे में संबंधित विभागों को पालन के लिए अवगत करा दिया गया है। मीटिंग में मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर को लेकर लोगों को लगातार जागरूक करने के बारे में दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जिले के अस्पतालों में बेड की मांग और उपलब्धता के बारे में अवगत करा दिया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस राज्य स्तर की आयोजित की गई, जिसमें समय समय पर सरकार द्वारा भी ये हिदायतें दी जाती रही हैं। आज भी उन्हीं हिदायतों के बारे में सभी को ये सेंसिटाइज किया गया और सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि ज़्यादा से ज़्यादा सभी व्यक्ति मास्क लगाएं और निर्धारित दूरी क्या है उसकी पालना करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मास्क गैदरिंग को रोकने की कोशिश है और सैनिटाइजेशन को सभी जगह सैनिटाइज करें, अपने हाथों को सैनिटाइज करें, जगह को सैनिटाइज करें और मास गैदरिंग पे जहां ज़्यादा संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं उस मास गैदरिंग को रोका जाए और जो संख्या सरकार द्वारा निर्धारित की गई है उसकी पालना सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए। तो इंडस्ट्री को भी लेकर बात हुई, जिस तरह से मजदूर पलायन कर रहे हैं उनको भी मतलब रोका जाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने बात करी है अभी इस तरह, क्योंकि लॉकडाउन का भय लगाकर वो जो मजदूर है इंडस्ट्री से जा रहे हैं, इसको लेकर भी बात हुई है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमें आज जो हिदायतें दी गई हैं उसमें मास्क के बारे में, डिस्टेंस के बारे में, सैनिटाइजेशन के बारे में, चेक ऑन मास गैदरिंग की बात है और जो इंडस्ट्रीज के बारे में जो हिदायतें सरकार द्वारा जारी की जाएंगी उसी सभी विभागों द्वारा
जहां पूरे देश में कोविड-19 संक्रमण की एक नई लहर देखी जा रही है, वहीं हरियाणा में भी कोविड के मामलों में बढ़ोतरी लगातार होती जा रही है। राज्य में महामारी की शुरुआत से अब तक कुल मिलाकर 3,24,544 मामले दर्ज किए गए हैं, लेकिन इनमें से 24,027 मामले अभी भी एक्टिव हैं। हरियाणा में एक दिन में सबसे ज्यादा मामले 3,845 मंगलवार को देखने को मिले और इन हालातों में राज्य ने कोरोना वायरस के प्रसार को धीमा करने के लिए रात में लॉकडाउन लगा दिया है। इस लॉकडाउन के समय में संशोधन किया गया और अब इसे पहले के 9 बजे से सुबह 5 बजे तक के बजाय रात में 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक के लिए लागू किया जाएगा। तो हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि निश्चित रूप से वायरस की ज्यादा संक्रामक लहर है, लेकिन राज्य इससे निपटने के लिए तैयार है। ये सच है कि ये लहर काफी संक्रामक है, क्योंकि परिवार के एक भी सदस्य से संक्रमित होने के बाद सभी सदस्यों को होता जा रहा है। यही कारण है कि संख्या लगातार बढ़ रही है। हमने दूसरी लहर के लिए खुद को अच्छी तरह से तैयार किया है। विज ने यह भी कहा कि पहले लहर के दौरान जितने भी इंतजाम किए गए थे वो सभी अब कर दिए गए हैं। हरियाणा में कोरोना को लेकर हालात ठीक हैं और ऐसे में सरकार लॉकडाउन को लेकर कोई विचार नहीं कर रही है। भीड़ इकट्ठा करने पर भी हमने नोटिफिकेशन जारी कर दी। आउटडोर में 500 से ज्यादा, चाहे धार्मिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, सोशल हो, पारिवारिक हो, 500 से ज्यादा इकट्ठे नहीं कर सकते। इनडोर में 200 से ज्यादा इकट्ठे नहीं कर सकते और फ्यूनरल में 20 से ज्यादा इकट्ठे नहीं कर सकते हैं। और सख्ती से हमने अधिकारी को कह दिया कि सख्ती से लागू करेंगे। नहीं, हमारे सारे संसाधन छूटे हैं। हमने पहले ही व्यवस्था की। जैसे ही दूसरी लहर बढ़नी शुरू हुई थी तो मैंने अधिकारी को कह दिया था कि अपने जो संसाधन हैं, मेडिसिन हैं, मास्क हैं, पीपी किट्स हैं, वो सारे इंतजाम कर लिए हैं और इसके साथ साथ बेड्स की भी एक्स्ट्रा व्यवस्था कर ली गई है। सारे एपिडेमिक एक्ट के तहत हम प्राइवेट अस्पतालों को एक्वायर कर सकते हैं, तो उसी प्रकार से हम लॉकडाउन नहीं लगा। हम चाहते हैं कि जिंदगी भी चलती रहे और जिंदगी बची भी रहे, और जिंदगी को बचाने के लिए हरियाणा के फरीदाबाद में कोरोना को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है, जहां स्वास्थ्य विभाग कोरोना वायरस से मौत के आंकड़े लगातार छिपा रहा है। आपको बता दें कि अब तक 870 मरीजों की मौत कोरोना के कारण हुई है, जबकि स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अब तक कोरोना से कुल 429 मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में फरीदाबाद में कोरोना से 13 लोगों की मौत हो चुकी है। घंटे में मैं बताना चाहूँगा इसके बारे में। 9+1 आज हुई है और 3 कल हुआ था। 13 मौत हो गई 2 दिन 24 घंटे। 48 घंटे में 13 मौत हुई है। 24 घंटे 48 घंटे में परसों भी 3 हुई थी। सर, जो स्वास्थ्य विभाग का आंकड़ा है वो लगभग बता रहा है कि 426 427 मौत हो रही हैं अब तक, क्योंकि क्रिमिनेशन करते हैं स्वास्थ्य कर्मचारी। तो आपके पिछले साल से जब से हमने ये दाह संस्कार शुरू किया था तब से लेकर आज तक 860 कल तक शाम तक था। 9+1 आज 10 है। 870 का हमारा आंकड़ा क्रॉस कर चुका है। देश भर में कोरोना लगातार अपना विकराल रूप दिखा रहा है और इसी कड़ी में गुरुग्राम में के मेदांता अस्पताल में इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट सर्जरी के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद कुमार ने एक वीडियो जारी करके लोगों से अपील करते हुए कहा है कि घरों में रहे, बाहर निकलते समय मास्क पहनना ना भूलें। पिछले 24 घंटे में हमारे देश में 2 लाख के करीब नए कोविड केसेस डिटेक्ट हुए हैं। ये तो वो हैं जो डिटेक्ट हुए हैं और रियल नंबर्स इससे कहीं ज्यादा होगा। ये सब लोग सोसाइटी में हैं, ये आगे इन्फेक्शन को और फैला रहे होंगे, तो आने वाले दिनों में हमारे नंबर्स क्या होंगे इसको सोच के भी डर लगता है। एज ए डॉक्टर मैं अभी पुनः सबसे यह अपील करना चाहूंगा कि चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ना हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, जिसके लिए हम सबको, अगर हम अपनों को घरों में लॉक कर लें तो वो बेस्ट ऑप्शन है। जब तक अनअवॉइडेबल ना हो घर से बाहर मत निकलिए। अगर निकलना है तो फेस मास्क जरूर रखिए। हर व्यक्ति को इस समय पॉजिटिव मान के चलिए और जितना डिस्टेंस आप उससे मेंटेन कर सकते हैं मेंटेन करिए।
किसी भी बंद जगह पे लोगों के साथ मत इकट्ठा होइए। जो पॉजिटिव केसेस हैं जब उनकी एनालिसिस की जा रही है तो ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहीं पार्टी अटेंड की है या कोई मीटिंग अटेंड की है। क्लोज्ड स्पेसेस में सबसे ज्यादा ट्रांसमिशन हो रहा है, तो उसको अवॉइड करिए और हैंड हाइजीन का पालन करिए। हम सबको मिल करके इस समय अपने को लॉकडाउन करना होगा, तभी ये चेन ऑफ ट्रांसमिशन ब्रेक। और इसी के साथ 60 मिनट 60 खबरों फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।